हमारे लिखे गए हैं, और जब हम ये पढ़ते हैं, तुम्हारे पास दो चित्र यहाँ दिया गया है, और इस पर ये मत देख, आकृति हमारी चाहे क्षैतिज हो चाहे लंबवत हो, ये आकृति हमारी जो पहली है ये क्षैतिज आकृति है, और यह आकृति हमारी लंबवत है। अगर हम इसको पेपर कटिंग कर लेते हैं तो हम इस दूसरे चित्र की तरह भी इसको खड़ा कर सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। तो चित्र चाहे जैसा हो, चाहे क्षैतिज हो चाहे लंबवत हो, टेढ़ा हो, किसी भी क्रम से हो, लेकिन उनमें समांतर भुजाएं जो दिखाई देती हैं वो नहीं परिवर्तित होगी। अगर लंबवत दूरी दी गई है वो नहीं परिवर्तित होगी, सभी अपमापे समान होंगे। तो अगर हम इनका अभ्यास करते हैं, सूत्र लिखेंगे नंबर 1 में कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब हम यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं, या दूसरे चित्र में भी हम इसी प्रयास को हल कर सकते हैं। अब फिर यहाँ एक आता है सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारे लिए जो चतुर्भुज हैं वो उनके निर्माण पर निर्भर करता है। एक सूत्र यहाँ दिया गया है, एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है जो हमारे दो त्रिभुजों के रूप में मिलता है। अगर हम इन दो त्रिभुजों को अलग अलग पढ़ते हैं बेटा, हमारा सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हमने अपने त्रिभुज का यह सूत्र पढ़ा है। यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग दो त्रिभुज बनाए दिए, विकर्णों को मिलाकर दो त्रिभुज बनाए गए हैं। ये जो हमारा पहला त्रिभुज है जिसको हम ABC कहेंगे, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो हमारे लिए जो हमारा चित्र AC है, हमारे लिए AC ही हमारा आधार हो जाएगा। और फिर जो हमारी H1 और H2 लिखा गया है ये हमारे लिए ऊंचाइयां हो जाएंगी। H2 जो होगा और वह H1 जो है वो एक त्रिभुज ABC की ऊंचाई है, और जो H2 है वो एक त्रिभुज ADC की ऊंचाई है। तो दोनों ऊंचाइयां होंगी, और उसी को यहाँ पर सूत्र में दिया गया है। अगर ऐसे ही कोई समांतर चतुर्भुज हो जिसमें हमें केवल विकर्ण और उसकी ऊंचाइयां ज्ञात हो, तो हम उसके लिए यह सूत्र दिया गया है। अगर ऐसी आकृति हो जब विकर्ण और ऊंचाई ज्ञात हो तो उसका सूत्र लिखा जाता है 1/2 गुणे विकर्ण, जिसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, गुणे दोनों ऊंचाइयों का योग, ऊंचाइयों का योग। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास दो त्रिभुज बनेगा, और इसी को यहाँ दिया गया है 1/2 इंटू D फॉर डायमीटर एंड हाइट 1 प्लस हाइट 2, जो हमारे त्रिभुज के लिए विनिर्मित है। तो हम कक्षा 8 में हैं, और हमें यह ध्यान देना है कि हमारे लिए कौन सा सूत्र, किस सूत्र का प्रयोग हमारे लिए उचित है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है जो समलंब से अलग है, समलंब के सूत्र से अलग है, लेकिन यह हमारे प्रयोग में आता रहेगा। हम जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे उन सबको हम सरल करते हैं। हाँ बेटा बोलो, दिख नहीं रहा? समलंब है बेटा, समलंब का क्षेत्रफल। तो इस क्रम से ये एक सामान्य चतुर्भुज है, या हम इसकी रचना ये कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और
समांतर चतुर्भुज में भी हमें अनेकों तथ्य मिलते रहेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आगे यहां दे रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज जो हमारा होता है बेटा, वो वर्ग का विकृत रूप होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये वर्ग का बिगड़ा, जैसे हम लोग एक वर्ग ले लें और उस पे पेंचों के सहारे बना लेते हैं, लेकिन जब हम उनको क्षेत्रफल और जब पेंच को ढीला करेंगे तो हमारे सम चतुर्भुज की जो आकृति है किसी भी दाएं दिशा में या बाएं दिशा में झुक जाएगी। जैसे हमारा ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन बाई दबे हमने इसको पेंचों के सहारे बना दिया और ढीला करने बाद एक तरफ से अगर हम दबा देंगे तो ये हमारा इस क्रम से परिवर्तित होकर बन जाएगा, टेढ़ा होकर बन जाएगा और फिर हमारे लिए यह एक सम चतुर्भुज बनेगा। तब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और ये हमारा वर्ग सम चतुर्भुज बन जाएगा। और जब सम चतुर्भुज बन जाएगा तो यहाँ पर ये जो विकर्ण हैं ऐसे विकर्ण बनेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण। अब क्या होते हैं विकर्णों को हमने डी पढ़ा है, D1 × D2। अब हम इसको इस चित्र को साफ लिख लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए। बाई द वे माना कि ये हमारा विकर्ण है जो हमारे सम चतुर्भुज का भाग है और इस प्रकार हमने इन विकर्णों को बना लिया है। तो अब जानते हैं कि ये हमारा D1 हो जाएगा या हमारा D2 हो जाएगा। कोई भी किसी को D1 मान सकता है और कोई भी किसी को D2 मान सकता है, ये तो हमारे अपने ऊपर है। हम किसे D1 मानेंगे या किसे D2 मानेंगे। हिंदी अगर लिखना लिखेंगे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये हमारे प्रश्न में हल होगा। और समय समय पर अपने प्रश्नों के अनुसार हम इनका प्रयोग करते रहेंगे, हम इनका प्रयोग करते रहेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम सब देखिए उसी के क्रम में अब यहां पर हमारे लिए प्रश्न है। ये देखिए हमारे पास इसी पर चित्र, इन्हीं चित्रों पर प्रश्न है कि हम इन्हें हल करें। हम अपना पहला चित्र देख रहे हैं। ये ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC विकर्ण है, AC एक विकर्ण है और जिनके आधार पर हमें ये संरचनाएं दी गई हैं, जिनके आधार पर हमें ये संरचनाएं दी गई हैं। तो हम इनकी गणना कर लेते हैं। तो हम अपने इस प्रश्न को इस फार्मूले पर याद करेंगे, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर AC की माप दी गई है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं यहाँ AC के आधार पर B से 3 सेंटीमीटर और D से 5 सेंटीमीटर का एक शीर्ष लंब खींचा गया है जो इन विकर्णों की ऊंचाई के रूप में हमें दिखा रहा है। तुम इसे अपनी पुस्तक में भी ध्यान देकर देख सकते हो। अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और फिर अपने प्रश्नों के क्रम में इसे हल करने का प्रयास कर लेते हैं। चलो अब हम इसी चित्र को अपने बोर्ड पर बना लेते हैं।
इस क्रम से ये बनाया गया है। ये बना दिया गया ए बी सी डी। यहां से एक विकर्ण बना दिया गया है जो 6 सेंटीमीटर है। यहां से एक शीर्षलंब खींच कर दिखाया गया है जो 3 सेंटीमीटर है, और यहां से एक शीर्षलंब खींचा गया है इस पर जो कि 5 सेंटीमीटर है। यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख रहा है, 6 सेंटीमीटर। जो हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो हमारा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अपने प्रश्नों के अनुसार क्षेत्रफल, लेकिन पहले हम यहाँ देखेंगे हमको क्या मालूम है, AC, और ये AC क्या है हमारे लिए, D, जिसकी माप है 6 सेंटीमीटर। यहाँ माप नहीं दी, यहाँ नाम नहीं दिया गया, चलो हम इसको M लिख लेते हैं और यहाँ N लिख लेते हैं, और जो हमारा BM है, BM हम ये कहेंगे AC पर लंब है, और ऐसी स्थिति में ये हमारा होगा H1 जो कि 3 सेंटीमीटर है। इसी क्रम से हम इसको भी लिखेंगे DN जो हमारे विकर्ण AC पर शीर्ष लंब है, और यही शीर्ष लंब हम इसको कहेंगे H2 जो कि 5 सेंटीमीटर होगा। ये तुम्हें अपने प्रश्नों में जब तुम लोग स्वयं हल करोगे खुद को ध्यान देना होगा और देखना होगा। अब हम क्षेत्रफल के लिए यहाँ सूत्र क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2 प्लस H2। तब हम इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ कर लेंगे। हमें ज्ञात गणनाओं के आधार पर ही अपने सूत्रों का, अपनी गणनाओं का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर हमें जो अज्ञात है अगर उन पर हम इनको हल करेंगे तो ये हमारे लिए सरल नहीं होगा। चलिए अब हम यहाँ ध्यान देते हैं 1/2 D का मान 6, H1 3, H2 5, और आगे यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ चाहो तो सरल कर लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब क्या बचेगा 3, और यहाँ तक गुणा होता है 5 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब गुणा कर दो। हमारे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। 24, हाँ बोलो। तो ये हो गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये बेटा हमारे प्रश्नों के आधार पर जो सूत्र प्रयोग होंगे, जैसे तुमने समांतर चतुर्भुज का पढ़ लिया, समचतुर्भुज का पढ़ लिया, समलंब का पढ़ लिया, और ये चतुर्भुजों का क्षेत्रफल पढ़ लिया, तो हमें अपने ज्ञात तथ्यों के आधार पर सूत्रों का प्रयोग करना भी सीखना होगा। हम सूत्र कुछ प्रयोग करें और उस सूत्र के अनुसार हमें पदमान ही ना ज्ञात हो तो हम सूत्र का प्रयोग वो हमारा निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अब देखिए जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है, ये हमारे दूसरा प्रश्न जो है समलंब पर है, इस पर है समलंब पर है। तो समलंब पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभी हमने लिखा है, अभी दूसरा सूत्र लिखा था 1/2 गुणे विकर्णों का योग, 1/2 गुणे विकर्णों का योग। और इस क्रम में हमारे पास यहाँ 2 विकर्ण हैं, इनका हम प्रयोग कर लेंगे। तो इनका प्रयोग करना और सरल करना, और आगे फिर अगर हम प्रयास कीजिए, देखते हैं
ये प्रयास कीजिए, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ये चित्र तुम्हें मिलते हैं। यह एक बहुभुज है। करा इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार समलंबों में या त्रिभुजों में विभाजित करते हुए गणना करो। ये तुम्हें चित्र दे दिए गए हैं, इनको गणनाओं पर सरल करना है। लेकिन ये है, तुम लोगों के प्रयास कीजिए, तुम लोग इसको ट्राई करो और ट्राई करते हुए इसके चित्र बना करके तुम लोग मुझे भेज दोगे। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से सरल करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर तुम फ्री हो, कैसी भी रेखाएं खींच सकते हो, इनमें कैसी भी संरचनाएं बना सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। ठीक है, और उसका ग्राफ बना के भेजना है कि हम इसे इस प्रकार से सरल करेंगे। अब जैसे देखो, इसी उदाहरण के अनुसार यहाँ पर एक चित्र को सभी बच्चों ने अलग अलग ढंग से हल किया है। एक चित्र यह है, दो बच्चों ने हल किया है और दोनों ने अपने अपने ढंग से हल किया है और दोनों के प्रश्न सही है। ऐसा नहीं है कि गलत है, दोनों के हल सही है, इन्हें कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन जब हम इसको सरल करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है हमारे लिए तरीका कौन सा सही है और हमें जो हमारी माप है कौन सी माप में हमें उचित क्रम में लिखी गई है कि हमें कम मेहनत करते हुए भी उचित फल या निष्पत्ति प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार हम समझते हुए अपनी 11.2 पर जब आते हैं तो यहाँ पर तुम्हें एक मेज की सतह दिखाई जाती है। यहाँ लिखा है मेज का ऊपरी सतह समलंब के आकार का है। मेज की ऊपरी सतह समलंब के आकार की है और तुम्हें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्रम में हम कैसे इसका क्षेत्रफल की गणना करेंगे। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें कि हमारी एक्सरसाइज है 11.2। और आज हम केवल इस पहले प्रश्न को ही हल करने का उपक्रम सीखेंगे। हल तो पहले हमारे पास जो जितना ज्ञात है उसे लिख लीजिए। हमारे पास पुस्तकें हैं, हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं। दिया गया है समांतर भुजाओं की माप। समांतर भुजाओं की माप भुजाओं की माप यहाँ पर तुम्हारे पास लिख दिया गया है क्रमशः माप क्रमशः 1 मीटर और कॉमा लगा के लिखते हैं। कॉमा हम लगा लेते हैं 1.2 मीटर। दो भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाओं की माप के क्रम में दो भुजाएं हैं। एक है 1 मीटर और दूसरी 1.2 मीटर। और फिर उसके बाद लिख रहा है इनके बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी। अब यहां लिख रहा है समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ही इसको लिख रहे हैं कि मध्य कहीं कहीं की दूरी या हम इसी दूरी को ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये हो गया 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। और अब तुम्हारे पास प्रश्न है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चूंकि ये त्रिभुज चतुर्भुज समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने प्रश्नों में हल करना सीखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र हमने पढ़ा है 1/2 a प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। तो हम यहां लिखते हैं 1/2 a धन बी 1.2 गुणे 0.8 मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब हम यहाँ पर सरल कर सकते हैं। चलो पहले ऐसे लिख लें। जब उसको गुणा करेंगे दशमलव लेकर के 112.2 गुणे 0.8 मीटर स्क्वायर। हम चाहते तो यहाँ भी सरल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चलो 2 1 कम 2 दशमलव यहाँ दे दो, 2 1 कम 2 1.1। चलिए दशमलव को छोड़ेंगे तो 11 हुआ और ये 8, 11 8 88, 11 8 88। गुणा के क्रम में एक अंक पर दशमलव यहाँ है, एक अंक पर दशमलव यहाँ है। हम यहाँ 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे और पीछे शून्य लिख देंगे। ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अर्थात हमारे इस मेज का क्षेत्रफल जो होगा, उसके सतह का क्षेत्रफल 0.88 वर्ग मीटर होगा। अब ये गणना समझ में आई या नहीं आई बताओ? कहां से बोल? ये तो हमारे पुस्तक में ही लिखा गया है, हमने इसे कहीं अलग से नहीं लिखा है। ये हमारी सूचनाएं हैं जो हमें ज्ञात तथ्यों के आधार पे हमारी पाठ्य पुस्तक में ही मिल गई है। और फिर हमने यहाँ अपने क्रम से जब हल करने के क्रम में पहले हमने यहाँ इस सूत्र का प्रयोग किया अपने ज्ञात तथ्यों के आधार पर। यहाँ पर समांतर भुजा की माप दी गई थी और ऊंचाई दी गई थी, तो हमने समांतर चतुर्भुज के सूत्र का प्रयोग किया और फिर उन सूत्रों में इनको रिप्लेसमेंट दे दिया गया, अर्थात स्थापित कर दिया गया। ये एक इकाई है, अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो एक इकाई है, यहाँ पर हम दशमलव के बाद 0 लिखकर तब जोड़ सकते हैं कि 1.0 धन 1.2। इस प्रकार हम जोड़ लेते हैं। कभी हमने लिखा जोड़कर ये 2.2 आया है और 2.2 और इसको यहाँ लिख दिया गया। फिर यहाँ सरल किया गया, ये तुम्हें समझाया गया है। फिर गुणा करने के बाद एक 2 अंकों पर हमने दशमलव का प्रयोग कर दिया। इस क्रम से हम कहेंगे कि हमारे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0.88 मीटर का स्क्वायर होगा।